समझ गए? देखना, चलो तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? हाँ सर। एवरेज स्पीड में हमें टाइप डिस्कस करना था। एक टाइप डिस्कस कर लिया था जो लेंथ वाला था। अभी जो टाइप डिस्कस करेंगे वो है लिखना इफ, ये नोट में ही लिखना था, इफ अ पार्टिकल, if a particle travels, if a particle travels at a speed, if a particle travels at a speed at speeds v1, v2, v3 to vn in time t1, t2, t3 and up to tn respectively, in time t1, t2, t3 and tn respectively, then average velocity, sorry, then average speed लिखना, then average speed, then average speed is given as v average is equal to v1 t1 plus v2 t2 plus v3 t3 up to vn tn divided by t1 plus t2 plus t3 and so on up to tn। सेम चीज है, ऊपर क्या आता है, वी एवरेज के फॉर्मूला में आता है टोटल डिस्टेंस, और इस बार जो टोटल डिस्टेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, v1 इंटू टी1 ये हो जाएगा L1, v2 इंटू टी2 ये जाएगा L2, सबका ऐड करते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3। तो यहाँ पे L1 L2 L3 डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड और टाइम के टर्म में दिया हुआ है। तो हम पहले उस इंटरवल में निकालेंगे, T1 इंटरवल में, फिर T2 इंटरवल में, फिर T3 इंटरवल में एंड सो ऑन। फिर सबको ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, क्योंकि इस बार टाइम दिया हुआ है तुमको, ठीक है ना। पहले वाले केस में क्या था, डिस्टेंस एंड स्पीड दिया हुआ था, ठीक है ना, कितना डिस्टेंस किस स्पीड से कवर कर रहा है वो दिया हुआ था। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें तुमको स्पीड दिया हुआ है और इस स्पीड से कितने देर तक चल रहा है, इस स्पीड से कितने देर तक चल रहा है वो दिया हुआ है। तो ऐसे केस में जब हमें यूज करना होगा फॉर्मूला वी एवरेज का, तो अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इन सब का प्रोडक्ट, फिर सम कर देंगे और नीचे टोटल टाइम, ठीक है। अब इसका जो स्पेशल केस होता है, इसका स्पेशल क्या केस क्या है, इफ T1 is equal to T2 is equal to T3 and so on up to Tn, ये सब बराबर हो जाए। मतलब ये जो टाइम इंटरवल T1 T2 T3 T4 T5 अप टू Tn क्या है, ये सारे के सारे इक्वल हो जाए। जैसे 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए v1 स्पीड से चल रहा है, फिर अगले 10 सेकंड के लिए v2 से चल रहा है, फिर अगले 10 सेकंड के लिए v3 से चल रहा है। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालोगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अब देखोगे यहाँ से जो एवरेज स्पीड आएगा वो मैथमेटिकल एवरेज आएगा। यहाँ से देखो, ये सारी वैल्यूज को हम चेंज कर देंगे, क्या टी हो जाएगा, ये सबको क्या कर सकते हैं, टी करेंगे। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तो ये सारे वैल्यूज क्या हो गए, टी हो गए। तो अगर इसको ऐड करोगे तो ऊपर से टी कॉमन हो जाएगा। अगर वी एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले ये लिखेंगे फिर ये, तो यहाँ से टी कॉमन करोगे क्या आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड अप टू vn डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, टी टी टी, कितना टी है, एन टी है, तो एन इंटू टी, टी टी ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। वी एवरेज जो बचेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाई n, ये तुम्हारा वी एवरेज है जो कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है, मैथमेटिकल एवरेज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी स्पीड फंक्शन होगा टाइम का,
ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ। स्पीड अगर तुम्हें गिवन होगा फंक्शन किसका, टाइम का, देखो यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है टाइम पे डिपेंड कर रहा था, कितना टाइम के लिए v1 स्पीड से चल रहा है, सिमिलरली कितना टाइम के लिए v2 स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड किसका फंक्शन दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। तो ऐसे केस में जब भी स्पीड टाइम का फंक्शन देगा तो v एवरेज तुम्हारा सिंपल एवरेज से भी आ जाएगा, मतलब मैथमेटिकल एवरेज से आ जाएगा। पिछले केस में जो स्पीड था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे और डिपेंड कर रहा लेंथ था। पे। तो उस केस में जब लेंथ पे डिपेंड करेगा स्पीड, तब तुम मैथमेटिकल एवरेज से कैलकुलेट नहीं करोगे, बेसिक से कैलकुलेट करोगे। और अगर जैसे ही टाइम का फंक्शन दे दिया, स्पीड टाइम का फंक्शन है, वहां से वी एवरेज जो आएगा वो मैथमेटिकल एवरेज से कैलकुलेट कर सकते हो। अब पीछे जो तो हमने प्रॉब्लम करवाया है, वो मैंने बोला था वो कोइंसिडेंस क्या है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम लिया था वो मैंने स्पीड जो था या वेलोसिटी जो था वो फंक्शन ऑफ टाइम ले लिया था, ठीक है ना। किसका फंक्शन ले लिया था, टाइम का फंक्शन लिया था, इसलिए तुमने देखा था कि उसको बेसिक मेथड से निकालो या एवरेज करके निकालो, दोनों का जो आंसर आता वो क्या आता, सेम आता। आ रही बात समझ में। जब सॉल्व कर रहे थे ना तो मैंने बोला था ये कॉन्सिडेंस हुआ, क्यों हुआ था, क्योंकि वो जो क्वेश्चन मैंने लिया था उसमें वो स्पीड किसका फंक्शन था या वेलोसिटी किसका फंक्शन था, टाइम का ही फंक्शन था। तो उसमें टाइम का फंक्शन अगर बेसिक से फॉलो कर रहे हैं तो भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो तुम अलग अलग पॉइंट पे स्पीड निकाल लो या वेलोसिटी निकाल लो, सबको ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, वो भी तुमको क्या दे देगा, दैट विल आल्सो गिव यू एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड। आ रही है बात समझ में। सर एक बात फिर से समझ लीजिए प्लीज, सर नेटवर्क की सर कनेक्शन डिस्टर्ब हो गई। बोलो सर बोलो। इसका मतलब वो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में जाएगा और टाइम का भी एक टाइम का फंक्शन होगा तभी ये होगा। नहीं समझो, सबसे पहला चीज यूनिफॉर्म अगर स्पीड हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर जा रहा है तो तुम्हें वी एवरेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड के केस में वी एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम ही होता हाँ हाँ हाँ। है ना। हम्म। जब स्पीड चेंज हो रहा है एंड दैट चेंज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड चेंज हो रहा है और किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। जैसे ऊपर हेडिंग देखोगे ना तो क्या लिखा हुआ है, इफ अ पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड v1 v2 v3 v4 एंड अप टू vn इन टाइम t1 t2 t3 t4 अप टू tn, मतलब वेलोसिटी किसके रिलेटिव में दिया हुआ है, टाइम के टर्म में दिया हुआ है, टाइम का रिलेशन बता रहा है और वेलोसिटी का रिलेशन बता रहा है या स्पीड का रिलेशन बता रहा है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, जब एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो सिंपली जो भी वेलोसिटी दिया हुआ सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाई एन कर दो, ठीक है, या डिवाइडेड बाई यहाँ पे टोटल टाइम कर दो, तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिलेगा एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी। जैसे पहले वाला क्वेश्चन आप पलट के देखोगे तो वहां पे वेलोसिटी या स्पीड जो भी फंक्शन दिया हुआ था, किसका फंक्शन दिया हुआ था, टाइम का फंक्शन दिया हुआ था। अगर पीछे पलट के देखोगे जो दो प्रॉब्लम मैंने करवाया था, जहाँ पे एवरेज स्पीड हमने बेसिक से करा था, लेकिन उसको हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग वेलोसिटी को ऐड करके भी, अलग वेलोसिटी के ऐड करो डिवाइडेड बाई टोटल टाइम करोगे, वहां से भी तुमको एवरेज स्पीड आ जाएगा या एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी किसका फंक्शन था या सर स्पीड किसका प्रॉब्लम फंक्शन था, टाइम प्रॉब्लम का कीजिए ना फंक्शन। सर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम समझ करवा बताइए चुका, ना अरे आवाज तुम्हारा कट रहा है, प्रॉब्लम दो करवा चुके हैं, दो प्रॉब्लम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का करवा चुके हैं। अगर तुमको याद होगा तो मैंने दो प्रॉब्लम करवाया था। माइक म्यूट कर लो, तुम्हारा आवाज वो डिस्टर्ब कर रहा है। देखो एक प्रॉब्लम करवाया था ना जहाँ पे v किसका फंक्शन था, टाइम का फंक्शन था, 5t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप, ये करवाए थे। ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, बस रिकॉल करवा रहे हैं, अब हाँ समझो। हाँ। इससे जब प्रॉब्लम करवाए थे तो मैंने बोला था कि तुमको क्या करना है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना है। और ये x था शायद, ये x था या r वेक्टर था, r ऐसे दिया हुआ था। अब तुमको यहाँ से क्या क्या निकालना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना था t इक्वल्स टू 1 पे और t इक्वल्स टू 3 पे। नेक्स्ट जो इसका टाइप था वो था v एवरेज निकालना, मतलब वेलोसिटी एवरेज निकालना, कब, इन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में। तो समझना, अगर वेलोसिटी निकाला, अब लिखना नहीं है, ये कर चुके हो समझो बस, तो dr बाई dt करोगे, dr बाई dt करने का क्या मतलब है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा तुमको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, वेक्टर लगा हुआ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल बी 5i कैप प्लस 4t j कैप होगा। अब इसमें जिस टाइम पे तुमको वैल्यू चाहिए, इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे तुमको वैल्यू चाहिए ये बता देगा तुमको। तो कब चाहिए, 1 पे चाहिए, 1 पे देखो कितना आ रहा है, 5i प्लस
4j आएगा कब, V1 पे। वैसे ही अगर V3 पे कैलकुलेट करोगे, V3 पे कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है, 5i प्लस 12j आएगा। अब नेक्स्ट क्या था, मैंने बोला था तुमको V एवरेज निकालना है बिटवीन 1 and 3, तो उसको निकालने के लिए मैंने बोला था, हमने जो मेथड फॉलो करा था V एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, वो था R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। ये था, कॉपी पलट के देखोगे ये मेथड हमने फॉलो करा था, ये तो R2 माइनस R1 क्या डिवाइड, ठीक है ना। अब तो अब यहाँ से सुनो, यहाँ से जब कैलकुलेट करे थे तो आंसर बताओ कोई कि कितना आया था। और सर 5i कैप प्लस 8j कैप आया था। प्लस 8j कैप आया था इस मेथड को फॉलो करके। अब समझो किसका फंक्शन दिया हुआ है, जैसे ही इसको, ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। अगर ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी किसका फंक्शन आ रहा है, टाइम का फंक्शन आ रहा है। तो V एवरेज जो है ना, वो सीधे इन दोनों को ऐड करके V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 1 है, उसको करोगे तुम्हारा आंसर सीधे आ जाएगा। तो जो सिंप्लीफाई करोगे अगर इसको, तो देखो 5, ये 5 और 5 कितना हो गया, 10j, ये कितना हो गया, 10i और 16j डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 5i प्लस 8j। नॉर्मल मेथड फॉलो करोगे इतना ही आएगा V एवरेज। अगर जो तुम्हारा बेसिक फॉर्म है, बेसिक डेफिनेशन है, उससे सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। और अगर टाइम इंटरवल तुम एवरेज ले लोगे सीधे तो भी उससे भी वही आंसर आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, तुम्हें सवाल में गिवन होना चाहिए कि जो स्पीड है या जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, टाइम का फंक्शन होना चाहिए। अगर टाइम का फंक्शन होगा तो वो एवरेज वाला भी करेक्ट हो जाएगा, मैथमेटिकल एवरेज, या फिर तो तुम बेसिक मेथड फॉलो कर रहे हो वो भी करेक्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इस टाइप का 2 प्रॉब्लम करवा चुके हैं जिसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एवरेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर उसको बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर ये इंस्टेंटेनियस सर, ये सर छोटा छोटा टाइम के लिए ले रहे हैं, लेकिन सर जब बड़ा टाइम होगा तो अरे इंस्टेंटेनियस छोटा टाइम नहीं, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक इंस्टेंट पे। ये कितना बार बता चुके हैं कि देखो, अगर V एवरेज लिख रहा हो, V एवरेज का मतलब होता है डेल्टा S बाई डेल्टा टी। ठीक है, अगर इसको कन्वर्ट करोगे, अगर इसको ऐसे लिखोगे डेल्टा S डेल्टा टी, जहां लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब है कि वो गैप बहुत छोटा हो गया किसी इंस्टेंट पे। तो जैसे ही ये लिखते हैं, इस तरीके का टर्म लिखते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है ds बाई dt में, और इसको बोलते हैं V इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे बाइक चला रहे हो, कोई तुमसे पूछा कि बताओ स्पीड कितना है, तो वो जो वैल्यू बताओगे, तो वो वैल्यू कैसे बताते हो, ऐसा नहीं है ना हर 5 मिनट में देख देख के बताते हो। तुम क्या करते हो, स्पीडोमीटर देखते हो, उसको स्पीड बता देते हो। तो दैट स्पीड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि पूरा डिस्टेंस कवर करके आए हो, तो उसमें बताओ तुम किस स्पीड से आए हो, तो कौन सा स्पीड बताओगे। अगर मान लो तुम कोई डिस्टेंस कवर करके गए, अपने घर से कोचिंग गए, तो तुमसे कोई पूछेगा कि तुम कितना स्पीड से आए हो, तो कौन सा स्पीड बताओगे, एवरेज स्पीड बताओगे। तो एवरेज स्पीड एक इंटरवल में डिस्कस किया जाता है, एक इंटरवल में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या है तुम्हारा, एवरेज स्पीड है। और अगर बाइक चलाते हुए तुमसे कोई पूछ रहा है कितने स्पीड से चल रहे हो, उस टाइम जो स्पीड बताओगे वो स्पीड कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। ठीक है, तो अगर स्पीड तुम्हारा फंक्शन है टाइम का, या वेलोसिटी अगर फंक्शन है टाइम का, तो तुम बेसिक से एवरेज निकालो या फिर मैथमेटिकल एवरेज निकालो, सेम चीज देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन जैसे स्पीड अगर फंक्शन दे दिया तुम्हारा, जैसे पिछले वाले केस में हमने लेंथ का प्रॉब्लम करा था कि अगर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ पे अगर डिपेंड करेगा तो फिर उसको हम एवरेज से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। बेसिक का जो फॉर्मूला है जो बताता है कि टोटल डिस्टेंस करेंगे डिवाइडेड बाई टोटल टाइम करेंगे, वहां से जो आंसर आएगा वो टिक करेंगे। तो एक सवाल लिखना। सर हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ सर, हाँ बोलो। वो लेन का जो फंक्शन दिया था टी का जो फंक्शन, वो मेरा कुछ तरीका को जो वेलोसिटी निकल जाओ तो ये बेसिक से करना कोई मिस्टेक नहीं होगा। नहीं, बेसिक कभी गलत नहीं होता है। जो बेसिक है ना, कभी गलत नहीं होता है। गलत होता है जो स्पेशल केस है वो। बेसिक तो सब पे अप्लाई होता है, ठीक है ना।
बेसिक सब पे अप्लाई होगा। जो स्पेशल केस है ना, उसको जब यूज करते हैं तब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि स्पेशल केस सब पे अप्लाई नहीं होता, उसका नाम ही स्पेशल है, तो वो स्पेशल स्पेशल ओकेजन पे अप्लाई होगा। तो इसलिए बेसिक से जो सॉल्व करते हैं वो कभी गलत नहीं होता है। अब हम उसको टाइम बचाने के लिए ना, टाइम बचाने के लिए सॉल्व कर देते हैं स्पेशल केस से। अब टाइम बचाने के लिए अगर स्पेशल केस सही जगह पे यूज नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ सर। बेसिक कभी गलत नहीं होगा, बेसिक हमेशा सही होगा। नहीं सर, लेकिन मैं बोल बेसिक का रहा एक ही मैं बोल रहा हूँ सर, वो लेंथ का जो फंक्शन दिया था टी का, तो मैं कुछ तरीका के जो वेलोसिटी जो मैं निकल निकल जाऊँ, तो वेलोसिटी का जो बेसिक स्पेशल फॉर्म है उसको वो वैल्यू निकल जाऊँ उससे इजीली। तुम सवाल ही क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। वेलोसिटी किसका फंक्शन दिया हुआ है? ना सर, मैं बोल रहा हूँ जो भी वो लेंथ का जो फंक्शन है ना टी, कुछ तरीका के लेंथ का फंक्शन क्या है? टी मैं लेंथ का टाइम फंक्शन इंटरवल। टी कैसे, लेंथ का फंक्शन टी कैसे हो सकता है? लेंथ का फंक्शन टी सर कैसे ये बोल रहे हो, क्वेश्चन यही समझ में करवाइए नहीं जरा, आया। आंसर नहीं आप नहीं, समझ। सुनो, पहले पहले इसका थोड़ा सा क्लियर कर लें दो। लेंथ का फंक्शन क्या है? टी है। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है लेंथ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यही बात ना? हाँ, लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब टाइम पे। वहां से तुम बता सकते हो कि स्पीड टाइम पे डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि जो जो भी फंक्शन यहाँ दिया हुआ था, जैसे ऊपर वहां पे आर वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आर वेक्टर किसका फंक्शन था? टाइम का फंक्शन था। टाइम। ठीक है, वहां से हमने स्पीड का फंक्शन निकाला डिफरेंशिएट करके, तो वो क्या आएगा? वो भी टाइम का फंक्शन आएगा। अगर लेंथ टाइम हाँ। का फंक्शन दिया हुआ तो स्पीड भी किसका फंक्शन आएगा? टाइम का। टाइम टाइम का। का फंक्शन आएगा ना। अगर लेंथ टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो वेलोसिटी या स्पीड टाइम पे डिपेंड करेगा या फिर कांस्टेंट आ जाएगा। अगर तुमको कोई ऐसा दे दिया कि x इज इक्वल टू 5, तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस केस में जो v एवरेज होगा वो v इंस्टेंटेनियस के बराबर होगा, क्योंकि ये किसका कंडीशन हो गया? यूनिफॉर्म का कंडीशन हो गया। और ये नोट में लिखा है हुआ है, जैसे स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा? v एवरेज और v एवरेज। इंस्टेंटेनियस बराबर। दिक्कत कब आता है? जब ऐसा कुछ दे दिया टी स्क्वायर x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल कम एज 5t 10t। 10t हाँ। 10t आएगा। दिख रहा है ना कि v फंक्शन ऑफ व्हाट? हमें x से मतलब नहीं है, x डिपेंड कर रहा है या नहीं डिपेंड कर रहा है, हमें किससे मतलब है? वेलोसिटी से मतलब है या स्पीड से मतलब है। तो एक को जब रिड्यूस करोगे, टाइम का फंक्शन आ गया, तो जब ये टाइम का फंक्शन आएगा, अब तुमसे v एवरेज पूछेगा, तो मान लो पहले तुमको बोल दिया v इक्वल्स टू 1 पे निकालो, तो कितना आ गया? दिस विल कम एज 10। v इक्वल्स टू 10 पे निकालोगे तो इट विल गिव 100। अब तुमको क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर दो और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। तो दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 110 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है? टाइम इंटरवल है 10 माइनस 1 यानी 9। 110 डिवाइडेड बाई 9 करोगे, आंसर आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है ना? ठीक है चलो सर। एक प्रॉब्लम करते हैं। हमें लेंथ का फंक्शन क्या दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है। लेंथ को डिड्यूस करने के बाद अगर वेलोसिटी या स्पीड टाइम का फंक्शन आ गया, तब हम वी एवरेज कैसे निकालेंगे उसका तरीका बता रहे हैं। लिखना है, लिखो। अ पार्टिकल traveling along a straight line, a particle traveling along a straight line, a particle traveling along a straight line covers covers one third covers one third of a distance covers one third of a distance covers one third of a distance with a speed covers one third of a distance with a speed 20 meter per second, covers one third of a distance with 20 meter per second, full stop. The remaining part of distance the remaining part of distance the remaining part of distance was covered with the remaining part of distance was covered with speed was covered with speed 10 meter per second was covered with speed 10 meter per second for half time, 10 meter per second for half time,
and with speed 30 meter per second and with speed 30 meter per second for other half time, with 30 meter per second for other half time, then find average speed, during entire motion, then find average speed during entire motion. सवाल लिख लिया सबने? एक बार पढ़ लो, समझाते हैं उसको कैसे करना। सर 180/11 180/11, चलो एक ने बताया 180/11 30 और कुछ, और किसी कुछ आया? दो लोगों ने करा, दोनों का अलग अलग आ रहा है, एक का 180/11 आ रहा है और सर एक का 30 आ रहा है। चलो एक और आंसर आ गया। 3 स्टूडेंट, तीनों का अलग अलग। और किसी ने सॉल्व करा? नहीं करा? चलो बताते हैं, या कोई कर रहा है और टाइम चाहिए या बताएं? चलो सबसे पहला चीज जो है, सवाल में देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो 20 स्पीड दिया हुआ 20 आ रहा है। चलो एक और स्टूडेंट का 20 आया, 2 स्टूडेंट का 20 आ रहा है, एक का 30 और एक का 180/11। चलो समझते हैं। देखो अगर इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है ना, सबसे पहले तो पोजीशन का फंक्शन दे दिया हुआ है। स्पीड कह रहा है कि आधा डिस्टेंस जो है वो कितने से कवर कर रहा है, 20 से कवर कर रहा है। बोला कि आधा डिस्टेंस जो बचा उसका आधा टाइम 10 मीटर पर सेकंड नहीं से, सर 1/3 पहला का हाँ, 1/3 1/3 हाँ 1/3 जो दिया हुआ है 1/3 20 से कवर कर रहा है। बाकी जो डिस्टेंस बचा है उस डिस्टेंस में हाफ टाइम 10 से चल रहा है और बचा हुआ 30 चल रहा है। मतलब ये जो स्पीड है ये पोजीशन का फंक्शन है और ये जो दोनों स्पीड है ये टाइम का फंक्शन है। इस सवाल में दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ दिया हुआ है, समझो। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहला चीज क्या होता है तुम्हारा इसमें, मान लो 2 पॉइंट है ए और बी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, जिसके बीच में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है ए और बी का। कह रहा है कि 1/3 जो स्पीड है, 1/3 जो डिस्टेंस है वो कितने से कवर कर रहा है, 20 से। तो हम मान लेंगे ये जो पूरा लेंथ है ये 3x है। ये हम अपने से मान लेंगे, x भी मान सकते हो, मैं जानबूझ करके 3x मान रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में 1/3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जो 3x है, जो पूरा लेंथ है इसका 1/3 कहने का मतलब x डिस्टेंस जो है वो कितने से कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। इतना तक समझ में आया? ए और बी दो लोकेशन थे जिसके बीच में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा था, दोनों के बीच का मैं जो लेंथ लिया है वो कितना लिया हुआ है, 3x लिया हुआ है। x भी ले सकते हो, अगर इधर x लोगे तो ये x/3 हो जाएगा। मैंने इसको 3x जानबूझ करके लिया है ताकि जो फ्रैक्शन वाला टर्म है वो गायब हो जाए। अब इसको अब बचा कितना, 2x बचा। अब 2x समझो, 2x के साथ क्या हो रहा है कि 2x में जितना टाइम लग रहा है ना ट्रेवल करने में, 2x में जितना टाइम लग रहा है ट्रेवल करने में उसका आधा 10 से कवर कर रहा है और बाकी कितना से कवर कर रहा है,
30 से कवर कर रहा है, मतलब इसका जो x पोर्शन है, इतना पोर्शन x पोर्शन जो कवर करेगा वो कवर करेगा 10 इंटू टी से, ठीक है। और बाकी का जो आधा पोर्शन है वो कवर करेगा 30 इंटू टी से। आ रही बात समझ में? हाफ हाफ टाइम लग रहा है ना, तो मान लो हाफ टाइम टी लगा, तो जो आधा पोर्शन है वो 10 इंटू टी से करेगा, बाकी का जो आधा पोर्शन है वो कितना होगा, वो होगा 30 इंटू टी। कितना समझ में आ रहा है? हाँ सर। बोलो, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? सर आधा ही डिस्टेंस तो आधा नहीं होगा, टाइम तो हाफ है। टाइम हाफ है ना। अच्छा, टाइम हाफ का कहने का क्या मतलब है? टाइम हाफ कहने का क्या मतलब है कि ये जो, हाँ वो डिस्टेंस नहीं आधा होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आधा टाइम है मतलब टी आधा टाइम है, तो मैंने मान अगर लिया कि ये टोटल, सुनो, 2T में हाँ गए। मैंने मान लिया कि ये टोटल कवर करने में 2T लगा। यहाँ हाँ। से ये जो मान लो पॉइंट सी है, ये सी से बी जाने में टाइम लगा 2T, ठीक है। तो 2T में आधा जो टाइम होगा टी, वो 10 इंटू टी होगा, और आधा जो टाइम होगा उसमें 30 इंटू टी होगा। तो अगर इसको हाँ। देखोगे तो अब इक्वेशन फॉर्म करेंगे यहाँ से, तो पहला जो इक्वेशन आएगा वो आराम से लिख सकते हो, 10T प्लस 30T इज इक्वल टू 2x। 2x। हाँ या ना बोल, लिख सकते हो। हाँ। हाँ सर। 10T प्लस 30T कितना हो जाएगा, 2x के बराबर होगा। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 आएगा, जहाँ पे दो फंक्शन है तुम्हारा, तुमको ना तो x पता है और ना तो t पता है, ये दोनों में से कोई पता नहीं है, तो तुमको इसको रिप्लेस करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जाओगे ना, तो यहाँ पे एक रिलेशन ला सकते हो कि यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर वाला अभी पोर्शन हमने छोड़ा हुआ है, ये जो पोर्शन है इसको छोड़ा हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें किसके पास जाना पड़ेगा, ध्यान से देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम बेसिक से सॉल्व कर सकते हो इसको। अगर बेसिक से सॉल्व नहीं करोगे, फिर ये जो सवाल होगा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें एवरेज ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, सवाल कंबाइंड फॉर्म में दे दिया, पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर पोजीशन टाइम कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट टेक्निक हम कहा जाएंगे, हमारे पास वी एवरेज का फॉर्मूला है कि वी एवरेज जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करने के टोटल डिस्टेंस तो हमने मान लिया 3x, टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया, 3x मान लिया। अब टोटल टाइम जो होगा, एक पोर्शन हमने माना है 2t, एक पोर्शन कितना माना है, 2t माना है, और मान लो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा t1। अब इसको, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि वो कितना टाइम लेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, t1 लिखेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। t1। तो अब लिखोगे टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को ध्यान देना, इट कैन बी रिटन एज t1 प्लस 2t, हाँ या ना? हाँ सर। लिख सकते हैं। हाँ अब सर। यहाँ से हम t1 निकाल लेंगे और यहाँ से t निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, t1 निकालेंगे। अगर t1 निकालोगे तो देखना, t1 कैन बी रिटन एज x/20, हाँ या ना? हाँ सर। t1 क्या हो जाएगा, x/20, उठा करके यहाँ पुट कर दो। सिमिलरली यहाँ 2t देखोगे तो 2t यहाँ से आ जाएगा, इधर से कैलकुलेट कर सकते हो, t कैलकुलेट कर लो या 2t कैलकुलेट कर लो। तो ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको उठा करके जैसे इसमें पुट करोगे तो ऊपर तो 3x है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें t1 की वैल्यू पुट करनी है, तो t1 होगा x/20 प्लस 2। इस इक्वेशन से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, t कैलकुलेट कर सकते हो, तो दिस विल बी 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। 40, तो नीचे 40 कर दो, हो गया। अब देखो, जो भी तुम्हारा अननोन है उसमें से t1 t जो तुमने माना था वो तो ऐसे ही चला गया वी एवरेज निकालने के लिए, x जो है नीचे ऊपर कॉमन होकर के वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो भी तुमने अननोन माना है वो ऐसे ही गायब हो गया। बचा क्या तुम्हारे पास, ध्यान से देख लो, बचेगा ऊपर 3, नीचे बचेगा 1/20 प्लस, ये ऊपर जाएगा तो 2 to 4 हो गया, 2/20। 4 बाई 10 या 20, ध्यान से देख लो, 1/10 बा 2/20। 1/10, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो वी एवरेज होगा दैट विल बी कितना, देखो 20 हो रहा है। 20 कैसे, 2 करोगे तो ये 4 से ये 10 टाइम्स में जाएगा। सर आंसर 420 आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है, 20।
20 280 सर 20 हाँ, 20 20 20 आ रहा है तो 20 हाँ। लिख दो। 20 किसी का आया था? हाँ सर। 2 लोगों का आया था, ठीक है ना। और बाकी वो जो सर लोग कर रहे हैं वो सर इसको तो अगर टाइम इंटरवल जो टाइम का जो 2 पार्ट है ना उसका एवरेज निकाल के का एवरेज कर सकते हो। वेरी गुड वेरी गुड। जो टाइम का फंक्शन है वहां पे एवरेज कर सकते हो आराम से, समझो। वही मैं अभी बताता। अब ये ऐसा करते, ये फुल बेसिक मेथड था। ये जो मेथड था ये क्या है, पूरा पूरा बेसिक मेथड है, ठीक है ना। अभी जो मैंने तरीका बताया ये एकदम बेसिक है, बेसिक से हम चल रहे हैं। अब समझो, अभी हमने कहा कि हम पूरे पाथ के लिए एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इस 2x पाथ के लिए तो लगा सकते हैं ना। पूरे पाथ के लिए हम एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ये जो एवरेज है यहाँ पर तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लगाओगे तो इट विल बी सिंपली 10 + 30 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी व्हाट, दिस विल गिव 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बीच में अब 20 मीटर पर सेकंड आ गया, और इसके बीच में कितना था, 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है ना। अब तुम क्या कर सकते हो, अब जो स्पेस वाला रिलेशन है वो यूज कर सकते हो, क्योंकि स्पेस वाले रिलेशन के बारे में हम पता है। अब देखो ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इधर भी चल रहा है कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। बाकी जो पोर्शन है उधर भी कितने से चल रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो जो तुम्हारा एवरेज स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। आ रही बात समझ में। तो बेसिक से सॉल्व करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने बोला बेसिक से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन गलत होने का चांस बहुत ही कम होता है। और अगर उसको टेक्निक से सॉल्व करोगे, स्पेशल केस से सॉल्व करोगे, तो हमें पता है कि जो आधा मतलब जो 2/3 पोर्शन है उसमें टाइम का फंक्शन हो जा रहा है स्पीड। तो जैसे ही टाइम का फंक्शन हो जाएगा वहां पे हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो वहां पे जब एवरेज निकाले तो 10 + 30 डिवाइडेड बाई 2 20 मीटर पर सेकंड आ गया। अब कह रहा है कि यहाँ 2x भी 20 मीटर पर सेकंड से कवर कर रहा है, ये भी जो x पोर्शन है वो भी 20 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। तो एक तरीके से तुम ऐसा मान लोगे कि जो मोशन हो रहा है थ्रू आउट वो कितने से हो रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, यानी स्पीड कांस्टेंट हो गया। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाता है यानी मोशन यूनिफॉर्म, और जैसे ही मोशन यूनिफॉर्म तो तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड को एवरेज स्पीड बोल सकते हो। आ रही बात समझ में। सर स्पीड जो सेम होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो सेम डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में। हाँ अरे तो वो मतलब रिलेशन कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब एवरेज निकाला ना 2x के बीच में, जब एवरेज निकाल रहे हैं हम 2x के बीच में, तो इन ये जो c है, c और b के बीच का एवरेज वेलोसिटी कितना आ रहा है, एवरेज स्पीड आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब 20 मीटर पर सेकेंड c से b कवर कर रहा है, और इसके पहले तो दिया ही हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है ये कवर कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड यूनिफॉर्म है, उसमें कुछ नहीं सोचना है। लेकिन इधर जब हम एवरेज निकाले ना, ऐसा है नहीं बस एवरेज आ रहा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसका एवरेज निकाला कितना आ गया, 20 आ गया। तो दिस मोशन कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हो। रियल में ऐसा नहीं है, इक्विवेलेंट और रियल में होने में और बराबर होने में डिफरेंस होता है। तो ये इसको इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हो कि ए और बी से जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। सारी बात समझ में है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म। ना सर मैं बोल रहा हूँ, आप जो बोला था ना जो 20 मीटर पर सेकेंड से एक डिस्टेंस कवर कर रहा था और फिर 20 मीटर पर सेकेंड से 2x डिस्टेंस कवर कर रहा था, वो तो सर हाँ तो टाइम इंटरवल तो सेम होगा, टाइम इंटरवल तो डिफरेंस होगा ना। टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस होगा तो जो एक हाँ डिस्टेंस जिसमें जिस टाइम में कवर कर रहा था वो टाइम तो कम होगा जो जिसमें 2x डिस्टेंस कवर कर रहा था। हाँ तो ऐसा नहीं है कि ये मोशन यूनिफॉर्म है, मोशन इक्विवेलेंट है यूनिफॉर्म के। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिस मोशन इज यूनिफॉर्म, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट मोशन, क्योंकि स्पीड जो है वो थ्रू आउट कांस्टेंट मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्चुअली में कांस्टेंट है, एवरेज ये जो स्पीड है ना ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं है। ये जो स्पीड आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज एवरेज। आ रही बात समझ में, नहीं समझ में आ रहा है बेसिक से सॉल्व करो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना कि एवरेज और उसमें कब इंस्टेंटेनियस कब क्या कंसीडर कर रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे, बेसिक से सॉल्व करोगे। इतना तक सॉल्व कर लो, या फिर भी अभी भी यहाँ पे हम बेसिक लगा सकते हैं। इतना सॉल्व करने के बाद भी ना तुम बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हो। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, नहीं समझ में आ रहा है कि ये यूनिफॉर्म इक्विवेलेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इतना सॉल्व करने के बाद ये आ गया इधर 20, इधर आ गया 20, फिर भी इसको अभी
बेसिक वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस कितना है, 3x है। टोटल टाइम निकालोगे कैसे, इतना पोर्शन से टाइम निकाल सकते हो। मान लो t इतना पोर्शन कवर करेगा t2 में, तो यहाँ से t2 निकाल लो। उसके लिए ये सिंप्लीफाई करोगे, फिर अगेन 20 ही आएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो बेसिक फॉलो करो, या फिर अगर तुम ट्रिक समझ में आ रहा है, ट्रिक समझने के लिए तुमको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उससे समझ में आ जाएगा, चीजों को कनेक्ट करना सीख जाओगे, होने लगेगा आराम से। ठीक है, 20 किसी भी मेथड से करो, आंसर 20 आना चाहिए तुम्हारा। जैसे 20 बेसिक से अगर कर दिए, 20 आ रहा है, तो कोई भी टेक्निक अप्लाई करो, उससे आंसर 20 आना चाहिए। आ रही बात समझ में? और अगर दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा, तो हम बेसिक से ही चलेंगे। बेसिक का काम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने 3x माना, टाइम जो टोटल होगा वो अलग अलग इंटरवल में हमें स्पीड दिया हुआ है, वहां से स्पीड कैलकुलेट करेंगे। और स्पीड जैसे ही तुमको पता है, तो फिर क्या करोगे, टाइम की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो टेक्निक तुम्हें तुम्हें समझ में आ रहा है बढ़िया से, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। और बाकी जो चीज है उस पर दिमाग ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो टाइम पे वेस्ट करेगा। इससे बढ़िया जो तुमको समझ में आ रहा है उसी को स्ट्रॉन्ग कर दो। क्योंकि अगर तुम समझ में आ गया ना इसको, बेसिक वाला ही, तो तुमको पता है एक्स डिस्टेंस है, ये 2x डिस्टेंस है। तो 2x का दो इंटरवल है, एक t1 मान लो और दूसरा भी t1 मान लो, और इसका ये t2 मान लो। तो t2 कैन बी कैलकुलेटेड एज डायरेक्टली, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई, कितने से चल रहा था एक बार रिकॉल करवाना, 30 था ना या 20 था? 20 इसको लिख लेंगे। t1 जो होगा, t1 कैन बी रिटन एज, अगर इसको लिखोगे ये टोटल टाइम है, तो 2t कैन बी रिटन एज, इसमें t1 जो होगा पहला जो इंटरवल में कितना कवर करेगा, 2x बाई जो स्पीड है 10, और दूसरा जो होगा वो होगा, सॉरी उल्टा लिख लो इसमें, इसको ऐसे कर सकते हैं जो पहले मैंने लिखा था, 10 इंटू t1 प्लस 10 इंटू t1, सॉरी 30 इंटू t1, ये 2x के बराबर होना चाहिए। ये भी कर सकते हो कब, जब तुमको सीधे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसको एक लाइन में ये भी कर सकते हो, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे डिवीजन करो, पोर्शन डिवाइड करोगे, किधर टाइम का फंक्शन है, किधर पोजीशन का फंक्शन है, तो इधर क्या है, पोजीशन का फंक्शन है, ऐसे लिख रहे हैं। इधर टाइम का फंक्शन है, ये आएगा। इन दोनों को फिर वैल्यू पुट कर दोगे, सीधे एवरेज वाले में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मेन चीज है प्रैक्टिस। अगर तुमको शॉर्ट फॉर्म जल्दी समझ में आ रहा है, तो सीधे शॉर्ट फॉर्म यूज करो। लेकिन शॉर्ट फॉर्म के पास सबके लिए होता है कि शॉर्ट फॉर्म अगर यूज कर रहे हो तो चांसेस है गलत होने के, क्योंकि उसका काम क्या है, अगर टाइम बचाएगा तो थोड़ा मिस्टेक करवाने का, वहां पे जो होता है मिस्टेक होने का चांस वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना, दोनों केस में तुमको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके समझो, आंसर आ जाएगा। तो वो जिसने करा है, जो एवरेज करके बोल रहा था कि सर जो टाइम वाला पोर्शन है सीधे हम एवरेज कर दिए, मेरा 20 आ गया, तो उसको समझ में आ गया है कि हम 20 करके करेंगे। आधा जो पोर्शन है वो एवरेज 20 आ रहा है, बाकी का जो पोर्शन है उसका भी उसका जो स्पीड है वो 20 है ही, वहां से डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है 20। तो उसने करके बताया वैसा। चलो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन समझते हैं, लिखना नेक्स्ट हेडिंग एक्सेलरेशन। पॉइंट वाइज लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। लिखना, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, acceleration is defined as a rate of change of, acceleration is defined as a rate of change of velocity. Acceleration is defined as a rate of change of velocity. स्पीड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज के चलते आता है, ना कि स्पीड के चेंज के चलते। डेफिनेशन जो है उसमें वेलोसिटी लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो वही स्पीड से अगर डिफाइन कर दोगे तो स्पीड के पास अब बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, फिर गलत हो जाएगा। लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन, थर्ड पॉइंट है तुम्हारा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, direction of acceleration is in the direction of
is in the direction of change of is in the direction of is in the direction of change of velocity is in the direction of change of velocity. इसको स्टार लगाना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी के चेंज के डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं कि जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन क्या है तुम्हारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, ना कि किसी के वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्योंकि वेलोसिटी में भी अपना डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करेगा, तो अगर डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन लेंगे उस चेंज को कंसीडर करके सोचेंगे, ठीक है ना। तो बोलो सर, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ईस्ट में जा रहा है और फिर कुछ जाने पर वो नॉर्थ में गया तो उसका एक्सीलरेशन ईस्ट, हाँ सुनो, ईस्ट में जा रहा है और कुछ देर बाद कहाँ चला गया, नॉर्थ में, नॉर्थ से जाने लगा, तो इसका जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा वो कहीं इधर होगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि इधर मैग्नीट्यूड कितना है, इधर मैग्नीट्यूड कितना। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक्सीलरेशन जो होगा वो 45 डिग्री पे इधर की तरफ। क्योंकि अगर चेंज निकालोगे, समझो चेंज निकालोगे, लिखना नहीं है, बस समझ लो, ये सारी चीजें फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मान लो इधर जा रहा था 10 आई से, इसकी तरफ जा रहा था 10 आई से, जैसे ही डायरेक्शन चेंज करा तो डायरेक्शन चेंज करने के चलते अब किधर जाने लगा, 10 जे के तरफ जा रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से सुन लो, अगर यहाँ पे क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 जे माइनस 10 आई डिवाइडेड बाई जो भी तुम्हारा टाइम आया। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो 10 बाई टी जे माइनस आई। जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का वो देखो, जे माइनस आई आ रहा है, मतलब उसमें जे का भी कंपोनेंट होगा, आई का भी कंपोनेंट होगा। आ रही बात समझ में, तो उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। तो एक्सेलरेशन अभी ये लिखना नहीं है, ये बस समझने वाला था, अभी डिटेल में समझेंगे। तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के चेंज पे डिपेंड करेगा। मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, उस पे डायरेक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो सर, मतलब जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, तो वो वेक्टर रिजल्टेंट होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। हाँ, मतलब जो वेलोसिटी है वो तुम्हारा क्या है, वेक्टर है, ठीक है ना। तो अगर वेक्टर चेंज हो रहा है तो मे बी पॉसिबिलिटी क्या क्या है तुम्हारा, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। तो उन सारे चेंजेस को कंसीडर करके हम एक्सीलरेशन का डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से ऑप्शनल सवाल में ही आता है कि एक्सीलरेशन का व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो इसमें लिख सकता है कि इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और दो भी ऑप्शन बना सकता है। तो तुम्हें इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टिक नहीं करना है, क्योंकि वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी पे। क्योंकि जो फॉर्मूला आगे बताएंगे, दैट एक्सीलरेशन विल बी व्हाट, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, उस पे डिपेंड करेगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। अभी लिख लो, अभी ये डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो बस अभी पॉइंट वाइज चल रहा है। इस पे स्टार लगा लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को, ठीक है ना। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, देयर आर थ्री पॉसिबल वेज, देयर आर थ्री पॉसिबल वेज, देयर आर थ्री पॉसिबल वेज in which change of velocity may occur, in which change of velocity may occur. There are three possible ways in which change in velocity may occur. अब वेलोसिटी में जो चेंज है वो कितने तरीके से हो सकता है, तीन तरीके से हो सकता है। ये पहले मैं बताया हूँ कि वेलोसिटी में अगर चेंज करना है तो मैग्नीट्यूड चेंज करो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ। हाँ, डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी चेंज होगा, और अगर बोथ चेंज करोगे तो भी होगा, ठीक है ना। अब इन तीनों के चलते क्या होगा, इन तीनों के चलते एक्सेलरेशन आ सकता है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का तो भी एक्सेलरेशन होगा,
अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का तो भी एक्सेलरेशन होगा, दोनों चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी को हम 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके चलते 3 एक्सेलरेशन आ सकता है। तो लिखना इसमें, इसके अंदर ही चौथा लिख लिए हो, इसके अंदर लिखोगे ए, चौथे के अंदर ए, चेंज इन वेलोसिटी में आकर उसके नीचे ए, when only direction changes, when only direction changes net acceleration is perpendicular, net acceleration is perpendicular to the direction of velocity. Net acceleration is perpendicular to the direction of velocity. ठीक है, full stop. This type of acceleration is known as normal acceleration. Normal acceleration, ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। आगे पढ़ोगे जब सर्कुलर मोशन में जाओगे तो इस नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी का समझो, जो भी बॉडी मूव कर रहा है ना उसका क्या बस चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है लिखना, एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में समझो क्या होता है, एक पार्टिकल है जो सर्कल पे चल रहा है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे जाके देखो, इधर कहीं भी जा करके देखोगे तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो हर जगह सेम होगा। लेकिन अगर मोशन कुछ इस तरीके का हो रहा है तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का वो इधर होगा, यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, यहाँ इधर, यहाँ इधर। टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो अगर सर्कल पे चल रहा है तो सर्कल पे चलने का मतलब है कि अगर देखोगे तो वेलोसिटी v, मैग्नीट्यूड यहाँ पे ये है लेकिन डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। यहाँ पे किसी पार्टिकल को पकड़े तो मैग्नीट्यूड v है लेकिन डायरेक्शन बदल गया। ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन होता है, दैट एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। मतलब इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन के केस में हमें एक एक्सेलरेशन चाहिए जो सेंटर की तरफ लगे। अगर सेंटर की तरफ वो एक्सेलरेशन नहीं होगा तब सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। और उसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको लाने के लिए एक फोर्स नेसेसरी होता है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। आ रही बात समझ में? तो जब भी बाहर की तरफ होगा तो क्या होगा, बाहर की तरफ ये होगा, बाहर की तरफ होगा ही नहीं। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो बाहर की तरफ अगर फोर्स लगने लग जाए तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। अगर इस बॉडी पे बाहर की तरफ फोर्स लग जाए तो नहीं होगा। अब हमारा क्या होता है ना, इसको हम रेफरेंस फ्रेम चेंज करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे कि एक एक्सेलरेशन होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोलते हैं या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो वो जो फोर्स आता है ना, अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी चल रहा है रोटेशनल मोशन में, अगर उस पे बैठ जाओगे, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पे तुम बैठ गए, तो उस केस में हमें एक सूडो फोर्स लाना पड़ता है, एंड दैट सूडो फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है और उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है। वो पढ़ेंगे डिटेल में। जाइंट व्हील, हाँ, जाइंट व्हील में जब जो फोर्स होता है बैठ के, जाइंट व्हील पे अगर बैठ गए तुम, हाँ जाइंट व्हील पे अगर तुम बैठोगे, वहां पे जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे उसमें हम फोर्स बाहर की तरफ शो करते हैं, क्योंकि हमारे रेस्पेक्ट में वो सूडो फोर्स हो गया, ठीक है ना। वो समझेंगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें भी समझेंगे कब फोर्स बाहर की तरफ दिखाते हैं। सर ये डायरेक्शन ऑफ चेंज सिर्फ क्या सर्कुलर मोशन में हो सकता है, और भी केस में तो डायरेक्शन चेंज होता है होगा? डायरेक्शन चेंज बहुत सारे केस में होगा। जब भी
जब भी कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चलेगा, हाँ जब भी कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चलता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। अभी हमारा जो स्पेशल केस है, हम क्या कर रहे हैं, ओनली डायरेक्शन चेंज को देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड को चेंज को कांस्टेंट कर रहे हैं। अगर यही मोशन अगर तुम्हारा होता किसी ये पे क्या बोल रहे हैं इसको, पैराबोलक पे, किसी पैराबोला पे अगर होता और यहाँ हाँ। पे स्पीड v है, यहाँ पर भी स्पीड v है, हर जगह देखोगे टेंजेंशियल डायरेक्शन डालो, इधर v, इधर की तरफ v, इधर की तरफ v, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इस पे अगर सर परपेंडिकुलर, इस पे perpendicular। अगर सर वो स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है फिर से और डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिर भी तो डायरेक्शन चेंज होगा ना। सबसे पहले सोचो स्ट्रेट लाइन पे अगर वेलोसिटी चल रहा है तो क्या डायरेक्शन चेंज होगा? अगर स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल सर। चल रहा है तो नॉर्थ से जा रहा है फिर नॉर्थ साउथ से में हो ज्यादा गया। हाँ तो क्या नॉर्थ, हाँ उसमें अब डायरेक्शन, अरे पाथ को ऐसा थोड़े है कि ऐसे चल रहा था, ऐसे पार्टिकल चल रहा था हम इसको सीधे पकड़ के ऐसे कर दें, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए अगर बॉडी इधर जा रहा था स्ट्रेट लाइन पे और उसको तुम मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। नॉर्थ से साउथ घुमाना चाहते हो, समझो अगर नॉर्थ से साउथ घुमाना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि सडन ऐसे घूम जाएगा, वो क्या होगा, ऐसे मोशन होगा। अब देखो पार्टिकल की जा रहा था नॉर्थ की तरफ, कहाँ चला हाँ। गया, साउथ की South। तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ जा रहा था, अभी कहाँ चला गया, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, हाँ। देखो इधर कर्व पाथ आ रहा है कि नहीं, हाँ हाँ कर्व पाथ जरूर आएगा। अगर पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो वेलोसिटी कांस्टेंट रख करके, अभी हम स्पीड कांस्टेंट रख करके, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रख करके, तो पक्का कर्व पाथ आएगा। कभी भी डायरेक्शन चेंज होगा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बॉडी का अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि हम सडन डायरेक्शन ऐसे फोर्स लगाए और सडनली उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। अगर फोर्स लगा करके डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो कुछ देर के लिए कर्व पाथ फॉलो करेगा, तब जा करके होगा। ऐसा नहीं है ना कि कार चला रहे हैं सीधे ऐसे घुमा दिए, घुमा पाते हो ऐसे? नहीं सर। कभी ट्राई करे हो कि बाइक चला रहे हैं और सडन एकदम कॉर्नर पे ऐसे घुमा दिए, होगा पॉसिबल? नहीं होगा, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो तुम्हें कर्व पाथ फॉलो करना पड़ेगा। आ रही बात हाँ समझ सर, में? और नहीं तो आर्क पाथ में ही वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। कर्व पाथ में हो सकता है व्हेन ओनली डायरेक्शन चेंजेस। अभी ये हाँ, हाँ। अभी बाकी जो दोनों है वो भी तो डिस्कस कर लेने दो, तब कंफ्यूजन होगा तो पूछना। तो ये एक केस में क्या है समझना, ओनली डायरेक्शन का चेंज हो रहा है। जब ओनली डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इस केस में एक्सीलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब समझते हैं केस बी। जो केस बी है वो समझो। केस बी है, लिखना when only magnitude changes, when only magnitude changes, when only magnitude changes, net acceleration is parallel or anti-parallel, when only magnitude changes, net acceleration is parallel or anti-parallel to the direction of velocity, अब समझते हैं इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी का बस मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है वेलोसिटी का? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है वो किधर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, समझो एक बॉडी था इधर की तरफ चल रहा है, ठीक, अगर v वेलोसिटी से इधर चल रहा है और ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, समझना अभी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर ये v वेलोसिटी चल रहा है और ये चेंज हो रहा है तो ये कब होगा, जब इस पे एक ऐसा एक्सीलरेशन लगे जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल। अगर इसको इधर फोर्स लगाकर धक्का दोगे, इसको फोर्स लगा करके इधर धक्का दे रहे हो तो ये वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी के पैरेलल होगा। और अगर इसी बॉडी को, ये बॉडी चल रहा था, इसको तुम वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटेगा, धीरे धीरे स्लो होते जाएगा, यानी एक्सीलरेशन जो है वो किधर लग रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। आ रही बात समझ में? जब मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकता है। पैरेलल कब होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। एंटी पैरेलल कब होगा,
जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। आ रही बात समझ में? तो इसका एक एग्जांपल लिखना, एग्जांपल इसको लिखो, मोशन अंडर ग्रेविटी, या मोशन अंडर फ्री फॉल लिखो, मोशन अंडर फ्री फॉल, मोशन अंडर फ्री फॉल। समझो फ्री फॉल में क्या होता है, जब भी किसी बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, जब भी किसी बॉल को अगर ड्रॉप कर रहे हो तो तुमने देखा होगा कि इसका स्पीड ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब किसी बॉल को हम किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हमने जब छोड़ा तो उसकी स्पीड कितनी थी, 0 थी, ठीक है ना। जैसे ही छोड़ा तो उसकी स्पीड बढ़ने लगी, क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड बढ़ता है। ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे गोल गोल घूम के आता है। किसी बॉल को यहाँ से रिलीज करोगे तो वो कैसे गिरेगा, स्ट्रेट लाइन में ऐसे फॉल होगा नीचे की तरफ। क्यों? हाँ क्योंकि उस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, उस फोर्स के चलते एक्सेलेरेशन आ रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन बोलते हैं या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो वो क्या है, अगर बॉल को रिलीज करोगे तो जिधर बॉल का वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलेरेशन लग रहा है। इसके चलते यहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है, ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस पे जो एक्सेलेरेशन लग रहा है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो जब मैग्नीट्यूड ओनली चेंज होगा, जब वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वेलोसिटी के या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। और ऐसे एक्सेलेरेशन को हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं। तो इसमें लिख लो, दिस एक्सेलेरेशन इज नोन एज tangential acceleration. This acceleration is known as tangential acceleration. जो जो एग्जाम्पल लिखाया हुआ है वो सारे एग्जाम्पल हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सर- कोई भी एग्जाम्पल मैं उठा करके दे रहा हूँ। हाँ बोलो। सर वो टेंजेंटियस एक्सीलरेशन। स्पेलिंग बता दे। हाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंट समझते हो ना, टेंजेंट, हाँ हाँ वो समझते हैं। टेंजेंट से ही टेंजेंशियल बना हुआ। तो अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बस मैग्नीट्यूड ओनली चेंज हो रहा है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा। सॉरी, जब डायरेक्शन चेंज होगा तो नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा, जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। ये दो टाइप है एक्सेलरेशन के। जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल उसको टेंजेंशियल बोलते हैं। और जब वेलोसिटी के पैरेलल होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, जब वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होगा एक्सीलरेशन तो क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे हम ध्यान से देख लो क्या कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन को कांस्टेंट रख के चल रहे हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होने दे रहे हैं। डायरेक्शन चेंज होगा तो फिर क्या आएगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पढ़ रहे हैं, बोथ। सी जो है नेक्स्ट लिखेंगे, when both direction and magnitude change, when both direction and magnitude change, acceleration has two component, acceleration has two component, two components, one normal to the velocity, one normal to the velocity, one normal to the velocity, and other parallel or anti-parallel to velocity. One normal to the velocity and other parallel or anti-parallel to velocity. समझ रहे हो? देखो क्या बोल रहा हूँ, अभी क्या हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होगा तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट नॉर्मल होगा वेलोसिटी पे और एक कंपोनेंट पैरेलल या एंटी पैरेलल हो सकता है। ठीक है ना। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है लिखना, जो हमें पढ़ना भी है डिटेल में, एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन।
प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा जो एग्जांपल जिसे हमें डिटेल में पढ़ना है वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दोनों पढ़ेंगे हम, प्रोजेक्टाइल मोशन भी डिटेल में पढ़ेंगे और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे। इन दोनों केस में जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। और ऐसा कब होता है? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ सर। प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा एकदम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए अलग से चैप्टर ही बना हुआ है। तो प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा समझाते हैं। मानो एक बॉल को यहाँ से फेंक रहे हो तो पाथ कैसे चलता है? इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी था। ये जो लाइन है ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इनिशियल वेलोसिटी। अब इस इनिशियल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जो लगता है वो किधर की तरफ लगता है? जी नीचे की तरफ। जब भी किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो किधर आता है? वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो अगर इसको फेंका, अब समझो यहाँ पे इस जी का दो कंपोनेंट है, वन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, अगर ये एंगल थीटा है तो देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से एंगल ये कितना हो सकता है? ये थीटा होगा तुम्हारा। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये जी कॉस थीटा और इधर जी साइन थीटा। समझना क्या हो रहा है, लिखना नहीं है, बस समझ लो। अभी ये जो एक्सीलरेशन था जिसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं, इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं। कौन कौन से? एक कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, दूसरा कंपोनेंट एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। जब मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन, तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है वेलोसिटी का। देख लो, यहाँ पे अगर जाओगे तो डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ हो गया। यहाँ पे गए तो इधर की तरफ हो गया। साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है। तो जब भी दोनों चेंज हो रहा होगा, एक बात पक्का है कि जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। आ रही बात समझ में? किसी कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? बोलो। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा या फिर तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। इसलिए एक्सेलरेशन का जो भी कंपोनेंट आता है, एक परपेंडिकुलर होगा और एक पैरेलल होगा। ठीक है ना? जब हम पढ़ेंगे वर्टिकल सर्किल में मोशन इन वर्टिकल सर्कल हम पढ़ते हैं कि अगर एक धागा बांध करके ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो तो उसमें जो, जैसे इस पॉइंट पे जाओगे तो वेलोसिटी कुछ अलग होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। इस पॉइंट पे देखोगे तो वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों अलग अलग, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलग अलग होगा। जब भी पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में मोशन करता है तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके दो दो कंपोनेंट होंगे, पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। मतलब जो भी तुम्हारे एक्सेलरेशन है वो कितने तरीके के हैं? दो तरीके का है। एक एक्सेलरेशन नॉर्मल मोशन में तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ भी होता है। सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ होना चाहिए, होगा, हो पक्का होगा तभी सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हमेशा सेंटर की तरफ होगा। समझो क्या कर रहे हैं? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, समझो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उस केस में एक्सेलरेशन जो होगा उसका एक ही कंपोनेंट होगा एंड दैट कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और अगर, समझना क्या बोल रहा हूं, अगर तुम्हारा मोशन सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो इस केस में वेलोसिटी अगर इधर देखोगे तो इस बार जो एक्सेलरेशन आएगा उस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे। उस दो कंपोनेंट में एक जो कंपोनेंट होगा वो होगा पैरेलल टू द वेलोसिटी एंड एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो इसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। हरी बात समझ में? हाँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा, नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। नेट एक्सेलरेशन किधर है? इधर की तरफ। अब इस नेट एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन ए एन जो सेंटर की तरफ जाएगा, और एक ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के पैरेलल है।
तो इस ए नेट का एक जो कंपोनेंट है ए एन नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसी के चलते सर्कुलर मोशन, क्योंकि उसी के चलते डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड किसके चलते चेंज होगा, ए टी के चलते चेंज होगा। तो अगर किसी भी मोशन के दौरान तुम्हारा दोनों चीज चेंज हो रहा है तो पक्का वहां पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन भी होगा, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन के कॉम्बिनेशन से नेट एक्सीलरेशन आएगा या रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आएगा। ये तुम्हारा नेट एक्सीलरेशन है, इसके दो कंपोनेंट। और अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये होना ही चाहिए, इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। ये गायब हो सकता है, एटी गायब हो सकता है। अगर एटी गायब होगा तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर 80 होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, और इसीलिए उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर? हाँ सर। चलो नेक्स्ट लिखेंगे अब। अब एक्सीलरेशन किस किस तरीके से आ सकता है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में सबसे पहला इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वो जो सेम चीज हमने स्पीड और वेलोसिटी में पढ़ा था, वही सारे टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। पहला इंस्टेंटेनियस, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, दूसरा एवरेज एक्सीलरेशन, तीसरा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एंड चौथा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चार तरीके के एक्सीलरेशन हो सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? सेम चीज, मतलब किसी इंस्टेंट पे तुमसे एक्सीलरेशन पूछा गया कि बताओ इस टाइम पे एक्सीलरेशन कितना है, तो सीधे एक्सीलरेशन, जो भी डिवाइस जो एक्सीलरेशन बता रहा है उसको चेक करो, बता दो, वहां से सीधे वैल्यू आ जाएगी। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा? किसी टाइम इंटरवल में एक्सीलरेशन, ठीक है ना, मतलब अगर कोई बॉडी चल रहा है पूरे मोशन में, इंटायर मोशन में अगर एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो वो टाइम इंटरवल में तुमसे पूछ रहा है, तो वहां से तुम्हें क्या मिलेगा? एवरेज एक्सीलरेशन मिलेगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये कांस्टेंट है कांस्टेंट कांस्टेंट एक्सीलरेशन। रहेगा। हाँ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म का एक्सीलरेशन भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है ना, या फिर पोजीशन के साथ। समझो, लिखो। सबसे पहला हेडिंग होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब ये जो सारी चीजें, इसका डेफिनेशन खुद से भी बता सकते हो। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट। एट ए पॉइंट। हाँ, एट सम पॉइंट एट ए गिवन इंस्टेंट। टाइम से रिलेट करते हैं, लोकेशन से रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट से बना हुआ, ठीक है ना। तो लिखना, इट इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, इट इज डिफाइंड एज एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी, defined as acceleration of a body at some particular instant, at some particular instant, at some particular instant। पैरा छोड़ के लिखना, मैथमेटिकली इट इज गिवन एज, मैथमेटिकली, सर एक बार रिपीट करेंगे? हाँ, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज acceleration of a body, it is defined as acceleration of a body at some particular instant, defined as acceleration of a body at some particular instant। हो गया? Mathematically it is given as, a वेक्टर होगा तुम्हारा, a वेक्टर इज इक्वल टू dv वेक्टर बाई dt। इंस्टेंटेनियस है तो इंस्टेंटेनियस का तुम्हें पता ही होगा, स्मॉल चेंज होता है, तो चेंज अगर स्मॉल हो जाएगा तो dt और dv से रिप्लेस कर देते हैं। तो dv बाई dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। हो गया? इसको चेंज करके एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि जो v है, v कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ x। तुमको पता होगा कि d कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ v को क्या लिख सकते हो? फंक्शन ऑफ x के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखना क्या लिख सकते हैं, एंड d2x dt2।
सर हाँ, v can be written as drx, सॉरी dr by dt। r में सब कुछ आ गया, x y z सब कुछ आ गया, इसलिए r लिख दे रहे हैं, मतलब dr by dt लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे सो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, सो a कैन बी आल्सो d स्क्वायर r, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव किसका, r का। मतलब अगर पोजीशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन लोगे किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इट विल आल्सो गिव व्हाट, इट विल आल्सो गिव एक्सेलेरेशन। लेकिन ये आ कहाँ से रहा, ये आ रहा इधर से, इसको जब हम इधर रिड्यूस किए तब ये आ करके दिखा। तो जो मेन डिफिनीशन है वो हमेशा वेलोसिटी और टाइम का बताते हैं, फिर उसको हम डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये भी सर लिख लो। हाँ सर वो डबल डेरिवेटिव करने का कोई अलग रूल है या वो पार्ट पार्ट करके डेरिवेटिव पार्ट करते पार्ट करना चले? ही होता है। डबल डेरिवेटिव का कोई रूल क्या, उसको पहले एक बार डेराइव करेंगे, फिर दूसरी बार डेराइव करेंगे, जो तुम्हारा इक्वेशन आया उसको फिर से डेराइव करेंगे, दो बार डेरिवेशन करना पड़ता है। एक बार डेरिवेशन करोगे x का, जैसे अगर तुमको कोई फंक्शन दे दिया, जैसे x इक्वल्स टू 5t प्लस 2t स्क्वायर, तो अगर इसको एक बार डेराइव करोगे तो दिस विल बी 5 प्लस 4t। हाँ 5 ठीक प्लस है, 4 एक बार और करोगे तब एक्सेलेरेशन मिलेगा, इट विल गिव 4। तो 4। हाँ, वो करना ही होगा, ऐसा नहीं कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है सीधे यहाँ से यहाँ पहुंच गए डेराइव करके, बीच वाला तुमको पता होना चाहिए। और अगर करते जाओगे तो लीनियर के लिए डायरेक्टली अगर तुम लिख भी सकते हो, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसा कोई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसका डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन ऐसा गड़बड़ करने का जरूरत नहीं है, बार बार डेराइव दो बार कर ही सकते हो। सिंपल डेरिवेशन तुम्हारे लिए होता है, फिजिक्स में सिंपल होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक्सेलेरेशन कहाँ से आएगा, अगर वेलोसिटी दिया हुआ तो टाइम के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो इंस्टेंटेनियस, अगर पोजीशन दिया हुआ है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तब एक्सेलेरेशन मिलेगा, और इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट तुम्हारा क्या बचा, एवरेज एक्सेलेरेशन। सेकंड लिखेंगे एवरेज एक्सेलेरेशन, लिखना इट इज डिफाइंड एज a ratio of, it is defined as a ratio of change in velocity to given time interval. It is defined as change in velocity to given time interval, that is acceleration अगर लिखना है average acceleration, it can be given as change in velocity divided by time interval, मतलब इस velocity को चेंज करने में जितना टाइम लगा, टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये तुमको क्या देगा, अब देखो ये टाइम इंटरवल में आ गया, किसी स्टैंड पे नहीं, ये टाइम इंटरवल पे, इसलिए इसको एवरेज एक्सेलेरेशन बोलते हैं। और अगर मैथमेटिकली इसको लिखना चाहते हो, मैथमेटिकली इट इज गिवन एज ए एवरेज, और एवरेज लिखने का मैंने तरीका बताया, या तो ऐसा लिखो या फिर सीधे ऐसा लिख दो, नीचे ए भी जी करके लिख सकते हैं। ये क्या होगा, डेल्टा वी वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या फिर इसको ऐसे लिखो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, जहां v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब जो एक्सेलरेशन होगा, जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, उसका डायरेक्शन ये दोनों रेगुलेट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा, जो पहले मैंने बताया हुआ। हो गया। थर्ड क्या है तुम्हारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग होगा तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, ये तो समझ ही गए हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो लिख लो, a body is said to have a body is said to have a body is said to have uniform acceleration body
a body is said to have uniform acceleration if magnitude as well as direction of acceleration. तो सर कोई आवाज आ रहा है, सुनाई नहीं। म्यूट कर लो किसी की तरफ से माइक का गड़बड़ है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन remains constant during its motion. मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल में इसका लिख सकते हो प्रोजेक्टाइल फ्री मोशन। फॉल। हाँ, फ्री फॉल भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। इन सारे केसेस में क्या होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ना तो डायरेक्शन चेंज होगा ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। सर प्रोजेक्टाइल मोशन में तो डायरेक्शन चेंज होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, हमेशा नीचे की तरफ लगता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जब होता है तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा जी की तरफ होता है, नीचे की तरफ। ठीक है ना? कभी भी किसी चीज को हवा में फेंकोगे तो उसमें जो फोर्स लगता है वो किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो उसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किधर हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं वेलोसिटी के डायरेक्शन से। तो मैं वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? एक्सेलरेशन की बात हो रही है। समझ गए? यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? चेंज इन जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का और उसी का मैग्नीट्यूड, उसकी बात हो रही है, ना कि वेलोसिटी की बात हो रही है। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी डायरेक्शन होता है एक्सेलरेशन का वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। जहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सर बोलो। हाँ सर वो जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो कंपोनेंट का चेंज होता है ना। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नीट्यूड किसका कंपोनेंट? वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट का चेंज होता है। नहीं समझ नहीं। देखो, वेलोसिटी के चेंज के चलते एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी के चेंज के चलते एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो आएगा वो तीन तरीकों से हो सकता है। मैग्नीट्यूड के चेंज से, डायरेक्शन के चेंज से और किसके चेंज से? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को चेंज से। लेकिन किसका चेंज? वेलोसिटी का चेंज। वेलोसिटी के चेंज से एक्सेलरेशन आता है और वेलोसिटी तीन तरीके से चेंज हो सकता है। तो वो जो टॉपिक है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो वो सारे वेलोसिटी तो सेम तरीके से चेंज नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन भी की मैग्नीट्यूड भी तो सेम नहीं रहेगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन में। हाँ, किसका मैग्नीट्यूड? एक्सेलरेशन का। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि तो वेलोसिटी तो डिफरेंट चेंज होगा ना जब वेलोसिटी सामने डिफरेंट। अरे सुनो, वेलोसिटी में चेंज हो क्यों रहा? क्योंकि एक्सेलरेशन है, फोर्स के चलते। वेलोसिटी में चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना? अभी हम क्योंकि काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, फोर्स का कंडीशन नहीं करते हैं, लेकिन समझ में नहीं है तो बता रहे हैं। वेलोसिटी में चेंज क्यों होता है? फोर्स के चलते। उस फोर्स के चलते एक्सेलरेशन आ रहा है। अब समझो वो क्या रहा है ना, कि जब फेंकोगे तो पार्टिकल ऐसे चल रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल कैसे चलता है? इस तरीके से चलता है। तो अगर यहाँ जा करके देखोगे तो भी इसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ देखोगे तो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है। यहाँ जा करके देखोगे तो भी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है। हर जगह जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो किधर लग रहा है? नीचे की तरफ ही लग रहा है। चेंज होगा, लेकिन सर मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ना सर एक्सेलरेशन का। कैसे चेंज होगा? यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ भी जी है, तो कैसे चेंज हो रहा है? जी की वैल्यू 9.8 हर जगह ग्राउंड पे, इधर भी नीचे है, इधर भी नीचे, इधर भी नीचे है। सर तो आपने तो प्रोजेक्टाइल मोशन का वो जो एग्जांपल वो तो बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज पे लिखाया अरे था। तो किसका चेंज? यही तो बोल रहा हूँ, किसका वेलोसिटी चेंज? का। वेलोसिटी का। हाँ।
अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन का चेंज पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। सुनो, वेलोसिटी अगर तुम्हारा, सुनो, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा या मैग्नीट्यूड चेंज होगा या दोनों चेंज होगा, उसके चलते एक्सेलरेशन एक्सीलरेशन। आएगा। अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ना, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, ग्रेविटी कंट्रोल कर रहा है। हवा में जब भी कुछ चीज फेंकोगे तो वो कौन कंट्रोल करेगा, ग्रेविटी कंट्रोल करता है। तो ये जो पाथ आ रहा है ना, ये पाथ क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। जब ऊपर फेंकोगे तो कोई भी चीज किधर आता है, खींचा आता है जमीन की तरफ। तो जमीन की तरफ अगर खींचा आ रहा है तो ये मोशन ऐसे फॉलो करके गिर रहा है। इस पे कहीं भी एक्सीलरेशन देखोगे जी के बराबर होगा। यहाँ पे जो कंपोनेंट आ रहा है ना वेलोसिटी का, जैसे यहाँ पे देखो ये जी, इधर वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। इसके कोरोस्पॉन्डिंग या इसके कोरोस्पॉन्डिंग देखोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। वो किसके चलते हो रहा है, क्योंकि इस एक्सेलरेशन का जो भी एक्सेलरेशन वहां पे प्रेजेंट है, उसका दो कंपोनेंट है, तो उस दोनों कंपोनेंट के चलते डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है। सारी बात समझ में, एक्सेलरेशन है तभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी तुम कंफ्यूज कैसे हो रहा है, क्योंकि पहले जो हमने पढ़ा वहां पे हमने वेलोसिटी का चेंज पढ़ा था, ना कि एक्सेलरेशन का चेंज पढ़ा था। तो अगर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का चेंज तीन तरीके से हो सकता है। उन तीनों तरीकों में अगर दोनों चीज आ रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी एक्सेलरेशन वहां पे प्रेजेंट है, उसके दो कंपोनेंट हो गए, जिसमें एक कंपोनेंट पैरेलल होगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे कहीं भी जी जा करके देखोगे ना, जी का कहीं भी वेलोसिटी पे देखोगे तो दो कंपोनेंट तुमको मिलेगा, एक पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। और वही कंपोनेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करवाएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं किसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब जो भी तुम्हारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर कांस्टेंट रहेगा, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसका एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें एक ही फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा और उसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एफ, वो होता है G m1m2 डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, और ये लगे किधर, नीचे की तरफ। तो जब हम ग्राउंड के आसपास रहते हैं तो दिस r² इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो फोर्स में क्या है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये r भी कांस्टेंट, इसके चलते मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। और डायरेक्शन किधर लग रहा है, हमेशा नीचे की तरफ है, डायरेक्शन कांस्टेंट। इसलिए इस फोर्स के चलते जो भी एक्सेलरेशन आएगा, दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ग्राउंड के पास उसका जो वैल्यू होता है वो ऑलमोस्ट हर जगह सेम होता है। क्लियर है, हाँ सर। आ रही बात समझ में, जो कंफ्यूजन हाँ वाले सर। थे उनको समझ में आया। हाँ सर ठीक। तुम क्या कर रहे हो ना, तुम कर रहे हो कि सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ऐसे नहीं होता है। पहले तुमको सोचना है कौन किस पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन होगा तब वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन होने के चलते वेलोसिटी चेंज होता है। तो वेलोसिटी में चेंज कितने तरीके का हो सकता है, तीन तरीके का। तो अगर बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और अगर बस मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, बस किसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी का, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वहां पे, जो प्रेजेंट एक्सेलरेशन है, दैट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। और अगर दोनों चेंज हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट है उसका हर पॉइंट पे दो कंपोनेंट होगा। इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा, दूसरा कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा। एक्सेलरेशन के चलते वेलोसिटी का चेंज है। आ रही बात समझ में, एक्सेलरेशन है तभी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, नहीं होगा तो नहीं चेंज होगा। तो तुम पहले सोच रहे हो सर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा, ऐसा नहीं। एक्सेलरेशन है उससे वेलोसिटी का चेंज सोचेंगे, ठीक है। हाँ सर। Clear? सर इस सर प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी का चेंज भी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी का चेंज कांस्टेंट कहने का क्या मतलब है, जो गैप में, टाइम गैप में जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो रिमेनिंग कांस्टेंट, पहले हाँ 5 सेकंड में अगर आता है ना, सुनो सुनो सुनो, आता है ना फॉर्मूला, पढ़ेंगे आगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, पढ़ेंगे ना। सर तो v इज इक्वल टू at में अगर देखोगे तो, हाँ क्या बोल रहा हूँ, सर एक्स cos थीटा और एक्स sin थीटा में सर चेंज होगा ना सर।
यू हाँ, कॉस अरे वो सारी चीजें कंबाइन करके पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास ये इक्वेशन होता है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस at होता है। Yes. तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, लीनियर ग्राफ आता है, पढ़ेंगे अभी ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो जो टाइम इंटरवल है, हर एक टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी का चेंज होगा कोई कांस्टेंट होगा। वो सही बोल रहे हो तुम, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज जो होगा वो क्या होगा, इक्वल इंटरवल में इक्वल होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अगर a कांस्टेंट है तो डेल्टा v जो टाइम गैप होगा, 1 सेकंड में जो चेंज होगा वेलोसिटी में, 2 सेकंड में, दूसरे सेकंड में जो चेंज होगा, वो सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओके ठीक है सर। हाँ हाँ एक टाइम इंटरवल में जो चेंज होगा दैट विल बी कांस्टेंट। इतना मुश्किल है नहीं जितना तुम लोग समझने में बना दे रहे हो, कॉम्प्लिकेट करके पढ़ रहे हो फिजिक्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या, वो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है तो क्योंकि दो चीज मिक्स कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट केस है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जल्दी से लिख लो, खत्म करेंगे इसको। अ बॉडी इज सेड टू हैव, अ बॉडी इज सेड टू हैव, अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, non-uniform acceleration, said to have non-uniform acceleration if magnitude or direction or both changes for acceleration during the motion, changes during the motion। ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है किसका, एक्सेलरेशन का, डायरेक्शन चेंज हो रहा है किसका, एक्सेलरेशन का, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन का, या दोनों चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन का चेंज पड़ रहा है। ठीक है ना, तो अगर एक्सेलरेशन वेरी करने लगे किसके रिस्पेक्ट में, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में या फिर पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को बोलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है ना, इसका एग्जांपल है, जैसे अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, आप समझना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ लो। यहाँ पे अगर देखोगे तो अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो जो एक्सेलरेशन होगा, अगर सर्कुलर मोशन इस तरीके से हो रहा है तो इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे v1। अब इधर जो एक्सेलरेशन होगा a नेट, वो इधर की तरफ कहीं होगा, तभी इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक an और एक at, दो कंपोनेंट। अगर यही पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो समझना, ये पार्टिकल अगर यहाँ पे पहुंच गया तो इसकी वेलोसिटी v2 होगी कहीं इधर की तरफ। v1 v2 लिखने का मतलब है यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ अलग है, तो यहाँ पे डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। अब देखो, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पे जो an होगा वो a नेट इधर की तरफ होगा। अगेन इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट an जो सेंटर की तरफ जाएगा, और एक कंपोनेंट at जो वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा। अब देखना, इस पॉइंट 1 पे एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर की तरफ। इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है 2 पे, वो किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तो अगर सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऐसा सर्कुलर मोशन है जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में मे भी ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन जो वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि इसका ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है ए नेट कुछ और हो सकता है, डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे जो वैल्यू है ए नेट का, दैट में बी डिफरेंट, और उसका डायरेक्शन इधर हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या फिर दोनों चेंज हो रहा है, तो वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है ना, फिर वेलोसिटी से कंफ्यूज मत हो जाना, अभी वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, तो वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे सर। हाँ बोलो सर जो सर्कुलर पाथ में जो बॉडी का जो मोशन है, वो मोशन यदि यूनिफॉर्म मोशन होता
सर्कुलर मोशन का यूनिफॉर्म मोशन होता तो सिर्फ तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज होता, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता। तो कोई भी एक चेंज हो जाए, कोई भी एक चेंज हो जाए, मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म भी हो रहा होता, समझो यूनिफॉर्म भी हो रहा होता, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर, 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 डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी वो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब अगर सर्कल पे कोई पार्टिकल चल रहा है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा, that acceleration will be what, that acceleration will be non uniform acceleration। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो या तो डायरेक्शन चेंज करवा लो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करवा लो, या दोनों चेंज करवा लो। उसके चलते जो एक्सेलरेशन आएगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो मतलब सर्कुलर मोशन, जितना भी सर्कुलर मोशन हो, एक्सेलरेशन कोई चेंज भी होगा। सर्कुलर मोशन हो या कोई भी कर्व पाथ पे मोशन हो रहा है, समझो कर्व पाथ पे अगर कोई मोशन हो रहा है, तो कर्व पाथ पे जब मोशन होगा ना, तो ध्यान से सुनो, उसका वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है ना? वेलोसिटी क्या होगा, जैसे इस पाथ पे मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखोगे तो इसका डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहाँ पे अगर बस वेलोसिटी मान लो कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन ए एन इधर की तरफ होगा। अगर कोई यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। यहाँ ए एन किधर है, ए एन इधर है। ठीक है? तो अभी इन दोनों का भी डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, तो दैट मोशन इज व्हाट, दैट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि हर पोजीशन पे क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बस डायरेक्शन चेंज करो या मैग्नीट्यूड चेंज करो या दोनों चेंज करो, मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर है? सर, हाँ बोलो। वेलोसिटी का जो भी चेंज होगा वो मैं एक्सेलरेशन कहता हूँ। तो एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी में, चेंज होगा वो वेलोसिटी क्या? में जो भी, हाँ वेलोसिटी में जो भी चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन के चलते हो रहा है। ठीक है ना? वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब है एक्सेलरेशन पक्का वहां पे है। अब जो एक्सेलरेशन है उसका क्या टाइप है वो डिस्कस कर रहे हैं। जो भी एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी का चेंज करवा रहा है, वो किस टाइप का है उसका बात कर रहे हैं। दैट में बी यूनिफॉर्म, दैट में बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना? अरे तुम लोग उल्टा सोच रहे हो कि सर वेलोसिटी चेंज हो रहा है उससे एक्सेलरेशन आ रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब पक्का एक्सेलरेशन होगा। अब वो एक्सेलरेशन किस टाइप का है वो हमें डिस्कस करना है। वो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट होगा वो एक्सेलरेशन, तो वो मे बी यूनिफॉर्म होगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तब जाकर के नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है ना? जब ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हो, जब एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे हो, तो वेलोसिटी के साथ कैसा चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है उससे मतलब नहीं है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब पक्का एक्सेलरेशन है। अब वो एक्सेलरेशन किस टाइप का है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, उसकी बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? एक्सेलरेशन कारण में वेलोसिटी चेंज होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन में कारण में वेलोसिटी चेंज होगा। कैसा भी एक्सेलरेशन हो, पक्का एक्सेलरेशन होता ही है वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। एक्सेलरेशन का जो मेन पर्पस है ना, वो क्या है, वेलोसिटी चेंज करना। तो अगर किसी भी मोशन का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो पक्का वहां पे कौन है, एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन से जाके हमें पूछना है कि एक्सेलरेशन किस टाइप का है, नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है। अगर एक्सेलरेशन बोला कि मेरा मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन। और उसका एग्जांपल मैंने दिया प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, एक्सेलरेशन होने के चलते वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो हमने एक्सेलरेशन के पास जाके पूछा, ना कि वेलोसिटी से पूछ रहे हैं। हम किससे पूछ रहे हैं, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन के पूछ रहे पास हैं जाते कि हाँ तुम अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। तो एक्सेलरेशन बोला कि जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो 9.8 है, जो मेरा डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो किसी भी पॉइंट पे हम पकड़ के पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन से कि तुम किधर हो किधर, वो बता रहे हैं मैं नीचे की तरफ हूँ, मेरा वैल्यू 9.8 है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है दैट इज ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में? ओके ठीक है? ओके। अब तुमको मिला, अब मान लो सर्कुलर मोशन पे गया, सर्कुलर मोशन से पूछा तुमने पार्टिकल से कि तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसने बोला हाँ चेंज हो रहा है, तो पक्का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है? तो उसके बाद जैसे ही पता चला कि तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, तब जाकर के एक्सेलरेशन से पूछेंगे कि भैया तुम्हारा टाइप कौन सा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तब एक्सेलरेशन बोलेगा कि मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैं नॉन यूनिफॉर्म हो गया, या मेरा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी मैं नॉन यूनिफॉर्म हो गया, या फिर दोनों चेंज हो रहा है तो भी मैं नॉन यूनिफॉर्म हो गया हूँ। आ रही बात समझ में? हाँ सर। अभी
एक्सेलरेशन का चेंज वेलोसिटी से नहीं पूछोगे। अगर एक्सेलरेशन का चेंज वेलोसिटी से पूछ दे तो गड़बड़ हो गया ना। नीट वाले बच्चे से अगर मैं मैथ्स पूछने लगूं तो गड़बड़ होगा। अगर हाँ। या फिर मैथ वाले बच्चों से मैं बायोलॉजी के सवाल पूछने लगूं तो गड़बड़ होगा। होगा ना। तो वही चीज है, अगर एक्सेलरेशन का चेंज देखना है तो किससे पूछोगे? एक्सेलरेशन से जाकर के पूछो, ना कि वेलोसिटी से पूछने लगोगे। अच्छा वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मे बी एक्सेलरेशन क्या 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 क्या, उसी में फंस जा रहे हो। मत पूछो वेलोसिटी से। क्या पूछना है कि तुम्हारा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ही वो हाँ बोले कि हाँ भाई मेरे में चेंज हो रहा है, तब किसके पास पहुंचोगे? एक्सेलरेशन के पास पहुंचोगे। एक्सीलरेशन के पास। फिर वहां से डिसाइड करोगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोल रहा है अपने आप को, इसका मतलब उसके पास दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अगर एक्सेलरेशन अपने आप को वेरिएबल बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका क्या क्या चेंज हो रहा होगा, दोनों में से, या तो डायरेक्शन या तो मैग्नीट्यूड या और तो both। दोनों तक भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सिचुएशन कब होता है? जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे कर रहा है या किसी भी कर्व पाथ पे जब मोशन हो रहा होता है, तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वहां पे कर्व पाथ पे मूव करेगा, तो पक्का है कि अगर कांस्टेंट कर दोगे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो चेंज होना ही है। कर्व पाथ पे जब मोशन होगा तो डायरेक्शन तो चेंज पक्का होगा। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन है वहां पे। अब पहुंचेंगे एक्सेलरेशन के पास कि बताओ भैया तुम्हारा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, या दोनों कांस्टेंट है। अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? सर कंफ्यूजन सर। दूर हुआ? चलो सर वेरी गुड। हाँ सर बोलो। सर एक इंटीग्रेशन है dx by बोलो। dt इज इक्वल टू v0 माइनस ax। dx by dt is equal to v0 हम्म माइनस ax। ax। हाँ हाँ। हाँ बोलो। ओ सर इसका सर इंटीग्रेशन कैसे करें? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहला तुम्हारा काम होगा कि जो जिसका फंक्शन है उसको उधर की तरफ करेंगे। मतलब जो सिमिलर फंक्शन होते हैं ना उनको एक तरफ करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ax है ना, ये x का फंक्शन है, तो इसको किधर ले जाएंगे? x की तरफ ले जाएंगे। तो अगर x की तरफ ले जाओगे तो ये बस नहीं जाएगा, ये पूरा एक साथ जाएगा। तो इसको लिखोगे dx डिवाइडेड बाई v नॉट माइनस ax इज इक्वल टू dt। इसको ऐसे लिखो। जब भी हाँ डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन जाना होता है, हम क्या होता है, dx को एक तरफ करते हैं, dt को एक तरफ करते हैं। अगर x का फंक्शन है उसको कोशिश करते हैं वो किधर आ जाए, x की तरफ आ जाए। अगर टाइम का फंक्शन है तो कोशिश करते हैं टाइम की तरफ आ जाए। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर तुम इंटीग्रेशन में तुमको मास्टर हो, बहुत अच्छे से आता है, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो इसको करेंगे बेसिक से। ये तुम्हारा इसी को इंटीग्रेट करना है, यही करना है। हाँ ठीक है। तो देखो इसमें क्या है ना कि अगर तुमको इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आता है डायरेक्टली लिख दो, नहीं आता है तो मान लो दिस इज y। इसको क्या मान, क्योंकि इधर का इंटीग्रेशन का तुमको दिक्कत नहीं है। इधर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? t हो जाएगा, सिंपल। अगर इधर का इंटीग्रेशन करना है तो मान लो लेट y इज इक्वल टू, बच्चों की तरह बता रहा हूँ, अगर मैथ के बच्चे हो गए तो इसको एक्सप्लेन सर बढ़िया से करेंगे एकदम, देखते ही इसको सॉल्व कर दोगे। मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। अगर y मान रहे हो तो dy कितने के बराबर होगा? ये कांस्टेंट है, v नॉट क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस a dx। आया ना? ठीक है। हाँ हाँ अब समझो जो भी चीज तुमने माना यहाँ पे प्लेस कर दो। dx की जगह क्या रखोगे? dx की जगह रखोगे 1/dy। आया ना? हाँ dx की जगह क्या रखोगे? डिवाइडेड बाई। अब ये जो नीचे वाला पूरा टर्म है इसको तुमने क्या माना? इसको माना है y। y। मैं बस इस साइड का बता रहा हूँ क्योंकि इस साइड का सिंपल है। हाँ तो हाँ इधर से क्या आएगा? इधर से आएगा -1/a इंटीग्रेशन dy बाई y। और तुमको पता है dy बाई y का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? y। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x। log y। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। log ऑफ x। तो यहाँ y के टर्म में है तो क्या लिखेंगे? 1/-a नेचुरल लॉग ऑफ y। लेकिन y फंक्शन नहीं था, ये था, वहां पे पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा? -1/a log b नॉट माइनस ax। ये होगा इसका इंटीग्रेशन इस साइड का। अगर हाँ तुमको एक्सपीरियंस होता है इंटीग्रेशन का तो सीधे क्या करते हैं, समझो अगर तुमको एक्सपीरियंस होता है इंटीग्रेशन का ना, तो तुमको पता है कि अगर dx के नीचे कोई इंटीग्रेशन वाला टर्म आ रहा है और ये लीनियर है, तो सीधे x का जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाता है। x का कोफिशिएंट क्या होता है? बाहर आ जाता है। और नीचे जो टर्म है
वो नेचुरल लॉग में चेंज हो जाएगा, यानी बी नॉट माइनस ए बराबर टी, काम खत्म। ओ अगर तुमको बेसिक से आता है तो बेसिक फॉलो करो इस तरीके से। अगर नीचे दिखे कि बहुत उल्टा पुल्टा कोई टर्म रखा हुआ है, लीनियर रखा हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद पता चला ये सिंपल में चेंज हो गया, फिर वैल्यू पुट कर देते ये आ गया। और अगर तुमको इंटीग्रेशन बढ़िया से आता है, बढ़िया से आने के लिए मैथ का नहीं स्टूडेंट होना आता। जरूरी है, ठीक है। नहीं आता है तो फिर बेसिक फॉलो करो, आई बात समझ में। हम्म। और नहीं तो ये बताए थे ना कि एक्स का कोई कंपोनेंट लगा होगा इंटीग्रेशन में, वो कहा जाता है चुपचाप बाहर आके नीचे डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो चुपचाप बाहर आके नीचे डिवाइड कर दिया, और नीचे कोई भी टर्म होगा dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln x होता है। हाँ एक्स की जगह ये पूरा टर्म है तो ये पूरा लॉग के अंदर आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग ये इक्वल्स टू टी, काम खत्म। कांस्टेंट लगा सकते हो प्लस सी, और अगर लिमिट दिया हो तो लिमिट पुट कर दो, ठीक है। हम्म। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्सीड कर दिया। तुम्हारा कोई और क्लास नहीं है क्या? हाँ सर, इसके बाद एक मैथ क्लास है बहुत लेट। अरे तो मैथ क्लास छूट जाएगा ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।